अपने बारे में भी बताइए कि क्या आपने कोई डेडिकेटेड कोचिंग ज्वाइन की थी या क्या? तो सर अगर मैं इस कैमरे पे इंस्टीट्यूशन का नाम ले लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? नहीं, आप लीजिए। अब हम बस ये क्लियर कर देंगे कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो सर एक इंस्टीट्यूशन मैं बताता हूँ। हालांकि आपकी एज उस हिसाब से बहुत कम है, लेकिन यूपीएससी का रिजल्ट आते ही रिश्तों की भरमार लग जाती है। तो ऐसा कुछ तो अभी नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट मेरी तो कोई मतलब गर्लफ्रेंड भी नहीं रही कॉलेज समय से भी। तो मैं तो कहता हूँ जन्मजात सिंगल ही हूँ मैं। आपने वैसे बहुत सटल तरीके से मैसेज दे दिया पूरी ऑडियंस को कि मैं सिंगल हूँ। ऐसे क्या जवाब दिए आपने कि आपने ऑल ओवर इंडिया सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए? कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? नमस्कार, बारामासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ मीठी कुछ तीती के आज के सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात जिस व्यक्ति से कराने जा रहे हैं वो इस सेगमेंट के अभी तक के हमारे सबसे यंग गेस्ट है। अभी 2 हफ्ता पहले जब यूपीएससी का रिज़ल्ट आया, मींस का रिज़ल्ट आया, तो उसमें एक नाम अपीयर हुआ जिस नाम को पढ़कर पूरा उत्तराखंड गौरवान्वित हुआ। हमारे साथ हैं अंशुल भट्ट। अंशुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है बारामासा में। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और बहुत शुक्रिया कि आपने पूरे उत्तराखंड को गौरवान्वित होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अंशुल ऑल ओवर इंडिया 22nd रैंक लेकर के आए हैं और उनके जीवन से जुड़ी कुछ मीठी कुछ तीती बातें हम लोग शुरू करेंगे। मैंने जैसा अंशुल बताया कि हमारा ये जो सेगमेंट है इसका नाम है कुछ मीठी कुछ तीती। तो इसमें पर्सन सेंट्रिक इंटरव्यू होता है, आपके जीवन से जुड़ी तमाम बातें होंगी। ज़्यादा बातें यूपीएससी पर भी होंगी, उसकी प्रिपरेशन पर भी होंगी, रिज़ल्ट पे भी होंगी। लेकिन शुरुआत हम एक क्रोनोलॉजी से चलते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपना बचपन के बारे में और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। तो सर ने मुझे इंट्रोड्यूस करा AIR 22 या AIR 22। तो मुझे लगता है ना कि एक इंसान होता है वो अपनी रैंक से काफ़ी बड़ा होता है, अपनी रैंक से काफ़ी अलग होता है। क्योंकि हम देखते हैं ना, हम सभी लोग रैंक के पीछे भाग रहे हैं, हम सभी लोग एग्ज़ाम के पीछे भाग रहे हैं, हमारे अंदर भी ठहराव नहीं है। तो जब मैं कहता हूँ ना कि मैं AIR 22 नहीं हूँ, मैं पहले भी एस्पिरेंट था और मैं अभी भी एस्पिरेंट हूँ। और एक एस्पिरेंट वो होता है हु एस्पायर्स फॉर समथिंग बेटर। तो दैट टाइम आई वॉज एस्पायरिंग फॉर UPSC, बट टुडे मैं एस्पायर करता हूँ सभी के वेलबींग के लिए, खुद के वेलबींग के लिए और उत्तराखंड के वेलबींग के लिए। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। अब मैं अपने बचपन का बताऊँ तो मेरा जन्म देहरादून में हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा हुआ तो अपने पापा के साथ ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स मुझे घूमने का मौका मिला। इसी संदर्भ में मैंने 12 स्कूल चेंज करे। अच्छा। और कई सारे डिस्ट्रिक्ट के साथ घूमने का मतलब पापा की, हाँ जी, पापा गवर्नमेंट सर्विस में, तो पापा की पोस्टिंग अलग अलग ज़िलों में होती रही। अच्छा। तो जैसे मैं पौड़ी में रहा, मैं अल्मोड़ा में रहा, मैं हरिद्वार में रहा, मैं काशीपुर में रहा, मैं रुद्रपुर में रहा, मैं नैनीताल में रहा, मैं रुड़की में रहा, मैं हरिद्वार में रहा। तो काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जो मैंने देखी। और जो पहाड़ों, क्योंकि मैं पहाड़ों में भी रहा तो पहाड़ों की प्रॉब्लम्स भी मैंने बहुत करीब से देखी। इनफैक्ट मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ तो मैं पौड़ी में था, मैं छोटा बच्चा था, तो मैं देखता था कि मेरे जो दोस्त हैं वो कई किलोमीटर चलकर स्कूल आ रहे हैं। और वापसी में आपने भी शायद देखा होगा, वापसी में जब वो जाते हैं तो उनके सर पर कभी घास का गट्ठर, कभी लकड़ियों का गट्ठर रहता है। और ऐसे ही अभी जब मैं यहाँ नैनीताल में था तो मैं अपनी स्कूटी में कई बार नैनीताल घूमता हूँ। मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी अच्छी स्पॉट्स भी हैं घूमने के। तो मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, हाथ दे रहे हैं कि भैया हमें आगे भवाली तक छोड़ दो, हम स्कूल पढ़ने आए थे। तो ये सब चीज़ों ने, मतलब मैं, क्योंकि मैंने दिखा हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ ज़मीन से शुरू से, तो मुझे पता है कि प्रॉब्लम्स क्या है। तो इसी ने मुझे मोटिवेट करा कि मैं आऊँ यूपीएससी में, अपना यूपीएससी में सिविल सर्विसेज की ओर में जाऊँ और मैं अपनी स्टेट के लिए, अपने देश के लिए और अपने लोगों के लिए अपनी कुछ सेवा दे पाऊँ। अच्छा, आपका इतने सारे स्कूल्स चेंज होते रहे, इंटरेस्ट किस चीज़ में था? क्या स्ट्रीम 11th-12th में स्ट्रीम क्या थी और क्या वो सब्जेक्ट्स थे जो बहुत इंटरेस्ट करते थे? तो जब तक मैं 8th क्लास में था तब तक मुझे साइंस काफ़ी पसंद थी। अच्छा। और बल्कि मैं एस्ट्रोफिजिक्स भी बनना चाहता था उस टाइम। लेकिन फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं 10th तक आया तो मैंने समझा कि अगर मैं रिसर्च में जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं साइंस लूँगा तो मैं IIT नहीं करता, मैं रिसर्च में जाता तो मैं बाहर विदेश यूनिवर्सिटीज़ जैसे ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड या MIT में इनरोल होने की कोशिश करता। लेकिन मुझे लगा वो रिसर्च में आप बहुत सीमित हो जाते हैं एक ही दायरे में। ऑल्दो आपका इम्पैक्ट काफ़ी आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ग्राउंड पे इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो मुझे लगा कि काफ़ी सारे रास्ते हैं। जैसे कोई टीचर भी बन सकता है, कोई बड़ा लॉयर भी बन सकता है, कोई पॉलिटिक्स में भी जा सकता है। लेकिन मुझे लगा जो सबसे सुलभ अभी मेरे लिए रास्ता है वो ये सिविल सेवा का ही रास्ता होगा। और मेरे अंदर पहले से ही जुनून था, मैं सोचता था कि मुझे कुछ बनना नहीं है,
कि मैंने कभी कुछ बनने का सपना नहीं देखा, मैंने हमेशा कुछ करने का सपना देखा। वो एक पेरेंट्स, सॉरी बीच में आपको टोक रहा हूँ, लेकिन जब आप कहते हैं कि कुछ बनने का सपना नहीं देखा, हम उस दौर में, और आप तो स्पेशली उस दौर में हैं जहाँ पे बहुत प्रेशर कोटा से लेकर के और सारा हम लोग देखते हैं, तो वो प्रेशर कभी पेरेंट्स का नहीं था जब 11th 12th या 9th 10th में थे? इनफैक्ट पापा मतलब काफ़ी मैं फॉर्चुनेट रहा इस बात में, क्योंकि पेरेंट्स का कभी इतना प्रेशर नहीं रहा। इनफैक्ट मैं 11वीं और 12वीं में था तो मेरे पापा कहते थे कि चलो तुम कोर्स की किताबें तो पढ़ रहे हो, लेकिन जो और बाकी किताबें हैं, जो नॉन फिक्शंस बुक हैं, जैसे एक आपने सुना होगा जस्टिस HR खन्ना जी का, उन्होंने डिसेंट एक जजमेंट दिया था ADM जबलपुर केस में, तो उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है नीदर रोजेस नॉट थॉर्न्स, तो वो मैंने पढ़ी, उससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला। इनफैक्ट विवेकानंद जी और सुभाष चंद्र बोस जी मेरे काफ़ी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और विवेकानंद जी की इनफैक्ट जब मैं इंटरव्यू गया था तो थोड़ा नर्वस होते हैं ना सभी लोग, मैं 6 घंटे से बैठा हुआ हूँ वहाँ पे, सिलेक्टेड IRS IPS मेरे साथ बैठे हैं जो फिर से इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ पे मैंने खुद को काम करने के लिए उनकी एक बुक आती है थॉट्स ऑन पावर, जो कि इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, तो मैंने वही खोली, मैं वही पढ़ने लगा। तो इसी तरह से मैंने अपने आप को मोटिवेट करा। और बल्कि यहाँ पे आप देखा होगा अल्मोड़ा में एक आश्रम है, यहाँ पे लोहा घाट में एक अद्वैत आश्रम है जो स्वामी विवेकानंद जी ने खुद ही इस्टेब्लिश करा था। आप यहाँ अल्मोड़ा जाएंगे, वहाँ पे कसाड़ देवी है, वहाँ पे विवेकानंद जी आए थे, वहाँ पे गुफा में बैठ के उन्होंने साधना भी करी थी, तो मुझे लगता है उस वजह से भी मैं काफ़ी उनसे जुड़ा रहा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती रही, क्योंकि उस समय आपने देखा होगा उस समय इंपीरियल सिविल सर्विसेज का उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और जैसे मतलब बिल्कुल मतलब होता है ना कि विष्ठा की तरह त्याग देते हैं, बिल्कुल उसको उसी तरह त्याग दिया कि उन्होंने सोचा कि मैं देश की सेवा एक एज अ पॉलिटिशियन या सोशल सर्विस में ज़्यादा कर सकूंगा, तो उन्होंने वो छोड़ दिया, क्योंकि इतना बड़ा ओहदा हुआ करता था उस समय, आज तो हम सोच भी नहीं सकते। बल्कि मैं थोड़ा बता देता हूँ, हम यहाँ पे बैठे हैं नैनीताल में केलवरी में, और ये मेरा सपना भी रहा है कि मैं उत्तराखंड के टूरिज़्म के लिए कुछ करूँ। तो इनफैक्ट आप सभी लोग नैनीताल आते हैं, आप भी आए होंगे, आप नैनीताल में आते हैं, आप घूमते हैं, मॉल रोड घूमते हैं, आप थोड़ी बोटिंग कर लेते हैं, आप थोड़ा यहाँ हिमालय दर्शन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे और भी जगह है, मैं आपको जो ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं, और ये बहुत अच्छा, इस पे अभी हम आगे और विस्तार से बात करेंगे उत्तराखंड के टूरिज्म पे भी, और इतना यंग पर्सपेक्टिव जो है उसको भी हम बहुत डिटेल में समझेंगे। तो फिलहाल उसी क्रोनोलॉजी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो 11th 12th तक जब आप आए तो कौन से शहर में थे, क्या सब्जेक्ट्स थे, और 12th आने तक क्या ये सोच लिया था कि अब ग्रेजुएशन करने के बाद UPSC के लिए जाना है? तो 9th में मैं कुछ एक महीने शुरू का काशीपुर था, फिर वहाँ से मैं रुड़की आया, तो 9th और 10th मैंने रुड़की में करी, फिर 10th के शुरू के कुछ महीने मैंने देहरादून के एक स्कूल में बिताए, उसके बाद फिर मैं 10th में 11th के कुछ मैंने शुरू के महीने एक देहरादून के स्कूल में बिताए, फिर 11th के लिए मैं वापस रुड़की आया, वहाँ पे आर्मी स्कूल था, मैंने वहाँ दाखिला लिया, उसके बाद मेरे पापा का ट्रांसफ़र फिर से हो गया, तो फिर मैं वहाँ से हल्द्वानी आ गया, फिर मैंने 12वीं अपनी हल्द्वानी से बिरला स्कूल से करी, तो मैं काफ़ी चेंज करता रहा। और क्या सब्जेक्ट्स थे 12th में? 12th में मैंने ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम ली थी, तो मेरे पास इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, इंग्लिश और हिंदी। इनफैक्ट 12वीं का जब रिजल्ट आया था तो मेरे 99% थे, तो उस समय शायद मैं कुमाऊं टॉपर भी था। ओह ग्रेट अच्छा, तो 99% कुमाऊं टॉप किया था, तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन? बिल्कुल, इनफैक्ट उस टाइम मैंने क्लैट का भी एक एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरी रैंक 222 थी। मतलब हाँ आप जी, लॉ में जाना जी, चाह रहे तो थे? सारे मुझे टॉप NLUs मिल रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मुझे लॉ ही करनी है तो मैं ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकता हूँ, तो एक मुझे लॉ की सीट ख़राब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा अल्टीमेट एम तो UPSC है। अच्छा, ये डिसाइड हाँ कर जी, चुके थे बिल्कुल आप बिल्कुल 12th तक, ये हाँ ultimate aim वही जी है। जी, लेकिन जो उसकी एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन होती है वो मैंने अपने कॉलेज लाइफ के बाद ही शुरू करी, क्योंकि मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से करा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में, और अपने कॉलेज में मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ, लोग कहते हैं ना कि अरे कॉलेज में टाइम बर्बाद होता है, UPSC में लगा देते हैं, तो मैं कहता हूँ वो टाइम बर्बाद नहीं होता, वो आप खुद में इन्वेस्ट करते हो। मैं कॉलेज में था, मैं 3 साल तक इलेक्टेड मेंबर रहा स्टूडेंट्स यूनियन सोसाइटी का, हिंदी साहित्य सभा का मैं प्रेसिडेंट रहा, फिर मैं हॉस्टल यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट रहा, कई सोसाइटीज़ में एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा, वहाँ पे हम लोग काफ़ी सोशल सर्विस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी करते रहे। स्पीति वैली का आपने एक नाम सुना होगा, स्पीति लाहौल हिमाचल में, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आप गए हैं, तो वहाँ पे भी एक मनसिंगलिंग स्कूल है जो कि हिज होलीनेस द दलाई लामा और ताशी नामग्याल जी ने इस्टेब्लिश करा था, तो उससे भी हम जुड़े रहे। तो कॉलेज में हम लोग ये सब कुछ करते रहे, और इसी का फल हुआ कि इंटरव्यू जब मैं देने गया तो मुझे 210 नंबर मिले, जो कि इंटरव्यू में सबसे हाईएस्ट थे अभी तक। अच्छा, उसके लिए एक बार आपको भी बधाई। और आपकी बातें सुन के बहुत सारे लोग, हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे दर्शक आपकी वजह से भी प्राउड ले रहे हैं, और ये हमारे लिए भी, सबके लिए बहुत अच्छी गर्व की बात है कि मैं किसी को इंस्पायर कर पा रहा हूँ अपनी बातों से। बिल्कुल। और एस्पिरेंट्स पे भी आएंगे, और उत्तराखंड में तो एस्पिरेंट्स जो हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी एक बड़ी चीज़ है, बहुत बच्चे एस्पायर करते हैं टू बी इनटू द स्टेट सर्विसेज, टू बी इनटू द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो सेंट स्टीफेंस की यात्रा के बारे में भी थोड़ा सा कुछ बताइए, फिर UPSC की जर्नी शुरू करेंगे। कैसे रहा कॉलेज के दिन, और जो हम देखते हैं कि
एक पिक्चर आई थी रॉकस्टार, जी जी जी, हाँ जी, इम्तियाज़ अली की, जी हमारे कॉलेज में वो शूट हुई थी, आपके कॉलेज में ही शूट हुई थी और उसमें हाफ गर्लफ्रेंड और थी, वो भी शूट हुई थी हमारे कॉलेज में। हाँ, और उसमें बड़ा ऐसा दिखाया है कि स्टीफन्स का जो माहौल है वो बड़ा ही एलीट, सुपर एलीट माहौल है, जो कि हिंदू के उसमें एक डायलॉग भी है बीच में कि जब वो उन्हें ये लगता है कि जो एक्टर है रणबीर कपूर वो बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से और बहुत ही अक्खड़ और देसी अंदाज में हीरोइन के पास आ जाता है, तो वो कमेंट करते हैं इज ही फ्रॉम हिंदू। तो क्या ऐसा ही सच में ऐसा ही माहौल है, सुपर एलीट माहौल स्टीफन्स का? तो सर मैं बताऊं, शायद हो सकता था पहले ये कभी रहा हो, लेकिन मैं आपको एक घटना बताता हूँ, आप उससे खुद ही जज कर सकते हैं कि ये माहौल सच में है कि नहीं है। तो बारिश का मौसम था, जो सर्दियों की हल्की बारिश होती है, हम लोग ऐसे ही गुजर रहे थे कॉरिडोर से, तो हम क्लास में गए, हमने क्लास में देखा कि हमारा एक साथी, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, गीले कपड़े पहन के बैठा है। तो हमने सोचा यार तुम गीले कपड़े क्यों पहनो, इतना ठंडा भी हो रहा है, जैकेट भी तुम्हारी सब गीली है। तो उसने हमें पता है एक बात कही, उसने कहा कि मेरे पास यही कपड़े हैं। तो मतलब उस परिवेश से भी हमारे कॉलेज में लोग आ रहे हैं, और जो उसकी एजुकेशन थी वो भी कोई सिविल सर्वेंट ही स्पॉन्सर कर रहा था। और उस समय हमको मतलब इतना धक्का लगा, हमें लगा कि मतलब जिन लोगों के पास संसाधनों की इतनी कमी है, उनके पास भी इतनी संकल्प शक्ति है कि गीले कपड़ों में बैठ के वो पढ़ रहे हैं। और फिर हम एक जगह होते हैं, हम यू नो वी मेक एक्सक्यूजेस, हम बोलते हैं कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये नहीं है। और एक बच्चा वहाँ बैठा है जो गीले कपड़ों में बैठ के पढ़ रहा है। और हम लोग इस बात से इतने इंस्पायर हुए थे कि मैं और मेरे दोस्तों ने सारे कपड़े अपने उसको दे दिए कि भाई ये आप रखिए। तो कौन सा ईयर था अंशुल जब आप पास आउट हुए, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ? तो मैं 2021 में पास आउट हो गया था, ग्रेजुएट हो गया था जी। और यहाँ क्या सब्जेक्ट्स थे आपके पास? तो यहाँ मेरे पास बीए प्रोग्राम था, तो इसमें मेरे कोर डिसिप्लिन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस थे। अच्छा, उन्होंने कितना मदद किया आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या था? तो यहाँ पे मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। तो पॉल साइंस क्योंकि मैंने बीए प्रोग्राम में पढ़ा था, तो डेफिनेटली इट हेल्प मी, इसने मेरी मदद करी। और हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, क्योंकि जब आप कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप सिर्फ हिस्ट्री ये नहीं पढ़ते कि ये राजा अब आया, ये लड़ाई अब हुई, तो आप वहाँ पे काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स, काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव्स पढ़ते हैं कि अगर ये राजा ऐसा था तो इसने ये क्यों करा होगा, उस हिस्टोरियन ने ये कहा है, उस BD चट्टोपाध्याय ने ये कहा है, और RS शर्मा ने ये कहा है, उपिंदर सिंह ने ये कहा है। तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे आपके पर्सपेक्टिव्स डेवलप होते हैं। तो मुझे लगता है वहाँ मतलब मेरी जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुई वो उसने मुझे काफ़ी हेल्प करा। और इनफैक्ट कॉलेज की मैं आपको एक और बात बताऊँ तो मैं डरा सहमा बच्चा था, उत्तराखंड से आया था, क्योंकि कई बार हम पहाड़ों में पढ़ते हैं, पहाड़ों की जो स्कूल होता है इतना एक्सपोजर नहीं होता, वहाँ पे साल में एक ही इवेंट होता है, या तो स्पोर्ट्स डे होगा या एनुअल डे होगा, आप भी जानते हैं। तो कॉलेज हम आते हैं, कपड़े पहनने का मुझे इतना ढंग नहीं था, तो उनको लोगों को देख के यार कितने सुंदर परिधान उन्होंने पहने, कितने सुंदर कपड़े पहने, थोड़ा हीन भावना भी महसूस होती है। तो लेकिन मैं वहाँ पे गया, काफ़ी वेलकमिंग एनवायरनमेंट मिला, और वहाँ पे हर कोने से लोग आए हैं। आप जम्मू कश्मीर देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट मणिपुर देखें, नागालैंड देखें, गुजरात देखें, साउथ देखें, गोवा देखें, तमिलनाडु, केरला, सब जगह से बच्चे हैं। और वहाँ मुझे मौका मिला कि मैं उनका पार्ट बन सकूँ, नए पर्सपेक्टिव सीख सकूँ और लीड भी कर सकूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी गई कि मैं लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अपनी एनहांस कर सकूँ। और पहला अटेम्प्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही दे दिया था, कब दिया था? जी, तो 2021 में ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। तो ऐसे ही कहते हैं ना कि पानी कितना गहरा है ये नापने के लिए, तो मैंने वो अटेम्प्ट उसी टाइम दे दिया था 2021 में। अच्छा। और किसी कारणवश मुझे लगता है मेरी प्रेपरेशन तो ठीक थी, लेकिन एक होता है ना कि मन स्थिति होती है, मन की जो स्थिति होती है, एक तटस्थता चाहिए होती है, एक इंडिफरेंस चाहिए होता है। तो शायद उस समय मैं थोड़ा कमज़ोर था, तो उस वजह से प्रीलिम्स मेरा हो नहीं पाया। फिर अगले अटेम्प्ट में मैंने और थोड़ा प्रयास करा, तो मैं मेंस तक पहुँच पाया। तो उस दिन इंटरव्यू कॉल शायद मेरी कुछ 15-20 नंबरों से रुक गई थी, और तीसरे अटेम्प्ट में सफलता की सीढ़ी चढ़ पाया। तो ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था, और मतलब पहली बार आपने इंटरव्यू फेस की, और पहली बार आपने ऑल ओवर इंडिया इंटरव्यू में जो है फोड़ दिया, जिसे कहते हैं यूपीएससी की भाषा में। अच्छा, तो इंटरव्यू पे भी थोड़ा सा आते हैं, बाकी रेट्रोस्पेक्ट में और चीज़ों पे जाएंगे। ऐसे क्या जवाब दिए आपने कि आपने ऑल ओवर इंडिया सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए? कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? तो मैं आपको बताता हूँ, आपने भी शायद 12th फेल देखी होगी, तो उसमें जैसे सर्कुलर वो टेबल रहती है, बिल्कुल सेम वैसे ही माहौल था। तो 10 बजे मैंने ब्रेकफास्ट करा था, फिर 11 बजे मैं यूपीएससी भवन पहुँचा, तो हमने फिर एंट्री लेना शुरू करा। 12 बजे तक पेपर वर्क कंप्लीट हुआ, तो 12 मेरा नंबर सबसे लास्ट में था, और वही गोल टेबल में बैठा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, कुछ खाया पिया नहीं है। वहाँ चाय और कॉफ़ी ज़रूर रखी है, लेकिन मैंने इतनी नहीं पी। तो धीरे धीरे वेट करते करते 6 बज गए, और 6 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ, मैं थक भी गया हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि थोड़ा प्रेशर रहता है, वहाँ पे सिलेक्टेड IRS, सिलेक्टेड IPS ऑफिसर्स बैठे हैं। आप सोचते हैं कि शायद कहीं मेरे में कुछ कमी तो नहीं, हम कौन है, एक छोटे से ग्रेजुएट, है ना। लेकिन फिर जैसे मैंने आपको बताया, मैंने विवेकानंद जी की किताबें पढ़ी। इनफैक्ट वहाँ पे एक बच्चा था, तो वो खास रहा था, उसको शायद गले में कुछ खराश थी, तो मैंने अपने
बैग में से किताब निकाली योगा की, मैंने उसको खोल के दिया, मैंने बोला भाई ये आप योगासन कर सकते हैं, इससे आपकी गले की खराश ठीक हो जाएगी। और रिजल्ट के बाद उसका मेरे पास मैसेज आया कि मैं वही बच्चा हूँ जिसको तुमने बताया था ये योगा कर लो, मेरा भी सिलेक्शन हो गया। अच्छा, उसका भी सिलेक्शन हो गया। तो मैं आपको इंटरव्यू में बताता हूँ, उस दिन फूल डे का त्यौहार भी था हमारा। अच्छा। तो सब लोग इंटरव्यू में क्या पहनते हैं, एक ब्लू कोट, ब्लू पैंट, सफ़ेद टी शर्ट और एक ब्लू टाई। तो लेकिन जो मेरी वेशभूषा थी, जो मेरा ड्रेस कोड था वो थोड़ा डिफरेंट था। तो मैंने जोधपुरी सूट पहना था, बंद गला जिसे कहते हैं, क्योंकि फॉर्मल ओकेजन पे वही पहनते हैं। मुझे लगता है एक इंडियन ट्रेडिशन भी वो झलकाता है, क्योंकि नेहरू जी भी अचकन पहनते थे यहाँ तक कि आपको याद होगा, तो उसी का एक छोटा स्वरूप है वो बंद गला। तो मुझे लगा क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं डीकोलोनाइजेशन की, डीकोलोनाइजेशन द माइंड, और सर्विसेज की भी हम की डीकोलोनाइज करें, हम बात करें, तो मुझे लगा कि एक कदम मुझे भी उठाना चाहिए। तो मैंने वो परिधान पहना और मैं अंदर गया, और मेरी जेब में यही बिल्कुल जो मैंने अभी पहनी है यही टोपी भी थी उत्तराखंड की। तो उस दिन क्योंकि फूल डे का त्यौहार था, तो एक मेरे मन में ये भी आया कि शायद मुझे अपने स्टेट का भी कुछ वहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि त्यौहार भी है। तो मैंने बड़े उनसे परमिशन मांगी बोर्ड मेंबर्स से कि सर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अगर ये टोपी लगा सकूं इंटरव्यू रूम में। हाँ जी, होने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बहुत रिस्की स्टेप भी था, क्योंकि ये बैकफायर भी हो सकता था। मेरे पापा ने भी मुझे कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, तो वो दे वेरी ग्रेशियसली एक्सेप्टेड। उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल आप लगाइए। फिर मैंने जो ट्रेडिशनल फूल डे का जो ग्रीटिंग होता, मतलब जैसे ही आपने कैप लगाई तो इंटरव्यूअर्स आपसे इसी के बारे में पूछने लगे होंगे। नहीं, यही बात है। मुझे लगा था वो शायद उसके बारे में पूछेंगे कि ब्रह्म कमल का मतलब क्या है, वो कहाँ मिलता है, ये जो धारियाँ इनका मतलब क्या है। तो मैं तैयार भी करके था। फूल डे से भी उन्होंने कोई मुझसे सवाल नहीं पूछा, क्योंकि हम देखते हैं चैत का महीना पहाड़ों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वो गाना भी है कि बेड़ पाको 12 मासा का फल पाको चैता मेरी छैला। तो ये सब कुछ फ्योली की जो लोक कथाएं हैं सब कुछ मुझे पता थी, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन नहीं आया, वो शायद वो पहचान गए होंगे, हो सकता है। आपका डेलिब्रेट अटेम्प्ट था पूरे इंटरव्यू पैनल को अपने कोर्ट में लेके आने का ये स्टेप? मुझे ये नहीं लगता, मुझे लगता था कि मैं रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मेरे डैप में मेंशन था उत्तराखंड, तो वो पूछते ज़रूर, क्योंकि उस समय सिलक्यारा टनल कोलैप्स जो हादसा हुआ था वो भी हुआ था। और इनफैक्ट मैं उस टाइम उत्तरकाशी में ही था, NIM आपने शायद नाम सुना होगा, तो वहाँ मैं कोर्स कर रहा था। NIM से आपने बेसिक किया है? नहीं, एडवेंचर कोर्स में कर रहा था, बल्कि बेसिक अभी मैं सोच रहा हूँ HMI या मनाली से मैं करूँ अभी जून में। तो मैं वहाँ पे था, तो एक NDRF की टीम भी वहाँ ट्रेनिंग के लिए आई थी, और उनके कुछ सदस्य वहाँ सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू में लगे थे। तो मैं काफ़ी उनसे पूछता भी था कि कैसे कैसे चल रहा है। और वो सिलक्यारा टनल का जो रेस्क्यू हुआ था, डैट इज़ अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल कि कैसे मैनेज करा जाए डिजास्टर्स को। तो इंटरव्यू पर आते हैं, तो फिर उन्होंने शायद पहचान लिया कि ये प्रिपेयर करके आया था, तो उन्होंने एक बहुत कम क्वेश्चन पूछे उत्तराखंड से उन्होंने सिर्फ ये बनभूलपुरा जो इंसिडेंट हुआ था उस पर क्वेश्चन पूछा था कि आप DM होते तो आप कैसे और करते। और सवाल जी, आपने क्या जवाब दिया इसका ये भी बताइएगा ऑडियंस। जी बताएंगे। और एक फिर उन्होंने पूछा कि क्योंकि NIM उत्तरकाशी शायद उन्होंने देखा होगा, मैंने भी अपने आंसर्स में मेंशन करा था। तो फिर उन्होंने पूछा अगर आपको उत्तरकाशी का DM बना दिया जाए तो आपके 3 कदम क्या होंगे। तो हल्द्वानी वाले इंसिडेंट पे तो क्योंकि एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो मैंने बताया अगर मैं होता तो 2 रूट्स जाते हैं नैनीताल के लिए, एक हल्द्वानी से रामनगर से कालाढूंगी से होते हुए। तो मैंने कहा था कि शायद मैं नैनीताल वाला ये हल्द्वानी वाला रूट पहले बंद कर देता। फिर अगर पुलिस कॉन्स्टेबलरी कम है तो बाहर से PAC हम बुला सकते हैं, बाकी एक छतों पे पुलिस प्रेजेंस और बढ़ाई जा सकती है, LIU रिपोर्ट्स को और अच्छे से देखा जा सकता है। फिर मैंने और जस्ट टू सेट द कंटेक्स्ट, जो ऑडियंस सिर्फ बनभूलपुरा से पूरा कंटेक्स्ट नहीं समझ पाई हो, उनके लिए थोड़ा सा इलेबरेट भी कर दीजिए कि बनभूलपुरा। अच्छा, तो बनभूलपुरा में अभी कुछ समय पहले हमारे उत्तराखंड की ऑडियंस को ये पता होगा कि वहाँ पे इंसिडेंट हुआ। ऑर्डर्स थे कि एनक्रोचमेंट जो है वहाँ पर बहुत सालों से जो है उसको हटाया जाए, और जब एनक्रोचमेंट ड्राइव वहाँ पर चली तो वायलेंस हुआ जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई, और उसके बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई थी। तो संभवतः पैनल ने आपसे यही पूछा होगा कि अगर आप DM होते तो आप वो एनक्रोचमेंट ड्राइव को कैसे एग्जीक्यूट करते? फिर मैंने कहा था कि हो सकता है वो एनक्रोचमेंट हटाना है तो सुबह 3-4 बजे ज़्यादातर लोग सो रहे हैं तो उस समय हटाया जा सकता था। तो ऐसे क्योंकि मुझे इतना तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, मुझे अपना ग्राउंड अप लेवल का है नहीं है, लेकिन जितना मुझे आया मैंने उनको बता दिया। और बाकी फिर जो हम उत्तरकाशी पे आए तो उत्तरकाशी में उन्होंने बोला कि क्या समस्या है, और मैंने आपको बताया मैं पढ़ा हूँ पहाड़ों में, मैंने देखा है। तो मैंने उनको फिर समस्याएं पहले बताई कि एक पलायन की समस्या भी है, क्योंकि हम देखते हैं रुद्रप्रयाग और अगर आप देहरादून की GDP देखें, GSDP देखें पर कैपिटा, तो शायद 4 या 3 गुना का डिफरेंस उसमें आ जाता है। हम देखें अल्मोड़ा पौड़ी में नेगेटिव शायद एनुअल ग्रोथ रेट जो है उसकी पॉपुलेशन की वो नेगेटिव में है। हम देखें घोस्ट विलेजेस बनते जा रहे हैं पहाड़ों में, तो एक पलायन का इशू है, तो उसको कैसे आप सॉर्ट करें। तो फिर मैंने बोला कि सर पहला तो मैं ये कदम उठाऊंगा कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग पहाड़ों में डेवलप कर सकें। हम कैसे करेंगे सर, हम हॉर्टिकल्चर हम डेवलप कर सकते हैं। आपने देखो पहले अभी हिमाचल में जो सेब होते हैं, सेब की गार्डन्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे चौबटिया गार्डन ही है शायद रानी खेत में आसपास। तो पहले उत्तराखंड में काफ़ी हुआ करते थे, हम लोग उसको वापस डेवलप कर सकते हैं। हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा सकते हैं। इनफैक्ट हर्षिल भी है पास में, तो हर्षिल के राजमा भी काफ़ी फेमस है। तो उत्तरकाशी से रिलेटेड में फिर मैंने उनको बताया कि और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लोग आगे वो कर सकते हैं,
बाकी एसएचजीज इतने सारे हैं, हम उनके प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे बद्री गाय है तो उसका घी काफ़ी महंगा बिकता है और यहाँ पे एक हनी, स्पेशल हनी मिलती है, तो उसको हम लोग बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो बढ़ा सकते हैं। और स्पेशली टूरिज़्म, जैसे मैंने आपको बताया, तो अभी काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि टूरिज़्म उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है, अनसस्टेनेबल हो रहा है। तो मेरा जवाब यही था कि बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ही जगहों पे वो बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, डिसेंट्रलाइज नहीं। आप 4 धाम सभी को पता है, लेकिन हो सकता है पंचबद्री बहुत कम लोगों को पता है, पंच केदार बहुत कम लोगों को पता है। फिर जैसे मैंने आपको नैनीताल का एग्जांपल दिया, यहाँ पे नैनी कंजर्वेशन रिजर्व है, ये बहुत कम लोगों को पता है। फिर आगे यहाँ पे विनायक, आगे पंगोट, किलबरी, गुगू खान, उसके आगे कुंजिया खेड़ा, वहाँ भवाली के पास महेश खान है। महेश खान में बल्कि टैगोर जी भी आए, वहाँ पे वो रुके, वहाँ पे एक टैगोर टॉप है, वहाँ पे वो चढ़े, वहाँ पे शायद उन्होंने साधना भी करी और गीतांजलि की एक पोएम भी लिखी। फिर महादेवी वर्मा जी भी वहाँ पे आए, उनका भी संग्रहालय वहाँ पे है। तो मतलब इतने सुंदर सुंदर जगह उत्तराखंड में, लोगों को उसके बारे में भी नहीं पता। तो अगर हम उस तरफ जाएँ, हम एडवेंचर टूरिज़्म, हम नाइट टूरिज़्म, हम विंटर टूरिज़्म, हम इको टूरिज़्म, हम रूरल टूरिज़्म, होम स्टेज, इसको अगर हम डेवलप कर सकें तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होगी और सस्टेनेबल वे में भी क्रिएट होगी। फिर बाकी मैंने हेल्थ की बात करी, हेल्थ की बात करी, क्योंकि हमने देखा है कि न्यूज़ रिपोर्ट्स भी आई थी। अच्छा, यूजुअली कितना, सॉरी, हाँ, यूजुअली आप जब पैनल एक क्वेश्चन पूछता है, उसके जवाब में पैनल बीच में इंटरप्ट करता है आपको, या आप कंटिन्यूस कितना लंबा आंसर देते हैं? तो जैसे ये उत्तरकाशी वाला जो क्वेश्चन था, तो ये काफ़ी लंबा चला, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स मेरे थे। और बाकी जैसे करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे कि क्विड प्रो क्यों क्या होता है, तो उसमें थोड़ा कम चला, क्योंकि उसमें कम आंसर्स थे, क्योंकि वो छोटा था थोड़ा सा, तो करंट अफेयर्स में थोड़ा कम चला। तो हम इसी पे आते हैं। तो एजुकेशन फिर हेल्थ पे मैंने दूसरी बात करी। तो मैंने उनसे कहा कि एजुकेशन, हम बोलते हैं कि बच्चों को स्कूल तक ले जाओ, हम स्कूल को बच्चों तक लाने की क्यों नहीं बात कर सकते, हम एआई की बात कर सकते हैं। तो हम लोग एजुकेशन में एआई क्यों नहीं ला सकते, टेलीमेडिसिन हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो इसी संदर्भ में फिर मैंने आगे बात करी रोड की, क्योंकि रोड बनाना आजकल एक मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया कि रोड बन रही है, पहाड़ कट रहे हैं। तो हम लोग बात करते हैं इकोलॉजी वर्सेस डेवलपमेंट की। तो मैंने सर को बोला कि सर जो इकोलॉजी वर्सेस डेवलपमेंट जो डिबेट है ना, यही गलत है, हमें जाना है इकोलॉजी प्लस डेवलपमेंट, क्योंकि हम लोग बाइनरीज में देखते हैं, हम एक नॉन सम जीरो गेम देखते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री नहीं देखते। बल्कि सर अगर मैं बताऊं तो शायद आपको ध्यान होगा, जो पूरी इंडिया से पहले विक्टोरिया क्रॉस अवार्डी थे दरबान सिंह नेगी जी। तो वर्ल्ड वॉर 1 में उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो जॉर्ज V इतने खुश थे कि उन्होंने 2 उनको वरदान दिए। तो मैंने तो मैंने उनको ये एग्जाम्पल कोट करा इंटरव्यू में। तो मैंने उनको बोला कि सर उन्होंने 2 वरदान मांगे थे। तो पहला वरदान तो था कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए विलेज में, और दूसरा एक रेलवे लाइन होनी चाहिए जो उनके विलेज को ऋषिकेश से जोड़ती हो। तो सर मैंने उनको ये कहा कि 100-150 साल भी एक पहाड़ी का, एक इंसान का डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो था, और आज भी वो वही सेम है। सर मैं आपको बताऊं तो मैं चंबा था, हमने मेरे लिए एक नई हॉबी शुरू करी डॉक्यूमेंट्री मेकिंग की। अच्छा। तो हम चंबा में वहाँ पे एक विलेज है कुक्ति। चंबा ये टिहरी वाला चंबा? नहीं सर, वो हिमाचल वाला चंबा। हिमाचल वाला चंबा। तो चंबा से आप भरमौर जाते हैं, वहाँ पे भरमौरी कैलाश है जो पंच कैलाश का एक पार्ट है। तो वहीं से आगे कुक्ति एक विलेज है। तो कुक्ति में हम लोग गए, हमने वहाँ के लोगों से बात करी। वहाँ पे रोड पहुँची थी कुछ साल पहले, तो हमने उनसे यही सवाल पूछा कि इकोलॉजी वर्सेस डेवलपमेंट की रोड पहुँची, आपको फ़ायदा हुआ या आपको नुकसान हुआ। तो उन्होंने बोला कि जब से रोड पहुँची है इतना फ़ायदा हुआ है, विलेज मतलब ऐसे ग्रो करा है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी है। और पहले वो कहते थे कि हम 2-2, 3-3, 15-15 किलोमीटर पालकी पे कोई बीमार हो जाता था उसको ले जाते थे, लेकिन अब तुरंत गाड़ी से हम ले जा सकते हैं। तो सर इसी बारे में हमने बात करी, और शायद क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ था, मैंने मतलब जो मैंने आंखों से देखा है मैंने वही बताया इंटरव्यू में, तो शायद बोर्ड मेंबर भी इंप्रेस हुए थे। कितना लंबा आपका इंटरव्यू ओवरऑल चला? जी तो सर वैसे तो 20-25 मिनट चलता है इंटरव्यू ऑन एन एवरेज, लेकिन मेरा 30-35 मिनट चला। और बल्कि पूरे इंटरव्यू पूरे धौलपुर हाउस से सबसे आखिरी में मैं ही निकला। अच्छा। हाँ जी। तो एक सवाल तो आपने बताया कि उत्तराखंड पे आपसे ये उत्तरकाशी पे पूछा गया, बनभूलपुरा पे पूछा गया, इलेक्टोरल बॉन्ड पे पूछा गया। क्या सवाल था इलेक्टोरल बॉन्ड पे एग्जैक्टली? इलेक्टोरल बॉन्ड पे ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्विड प्रो क्यो सिनेरियो भी हो सकता है, तो वो क्विड प्रो क्यो क्या है, तो एक वो पूछा था। बल्कि एक मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। मैं इतना बड़ा डिबेट कुछ नहीं पूछा, हल्का सा उन्होंने छोटा सा पूछा था जी। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल उन्होंने पूछा था, वो यूथ के बारे में बात करते हैं, यूथ की क्या प्रॉब्लम्स है। तो मैं अपने जब कॉलेज में था तो मैंने एक विवेकानंद स्टडी सर्कल वहाँ पे को-फाउंड करा था। तो मैंने आंसर में उनको ऐसे ही मेंशन कर दिया कि मैं उसका, क्योंकि यूथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने ये फाउंड करा था इनिशिएटिव। तो फिर उन्होंने उसी में से सवाल उठाया कि विवेकानंद जी की कौन सी क्वालिटीज़ आप उसमें ला सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में ला सकते हैं। तो सर फिर मैंने पहली क्वालिटी उनको बताई थी, क्वालिटी ऑफ सर्वेंट लीडरशिप, कि आप लीडर तो हैं लेकिन उसके साथ साथ आप सेवक भी हैं। हम कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक। तो मतलब हम कहते हैं सिविल सर्वेंट, तो वो सर्वेंट और सर्विस का जो भाव है वो होना चाहिए कि आप लीडर तो हैं आप, लेकिन आप सर्व भी कर रहे हैं। फिर दूसरी उनकी जो डिटर्मिनेशन की क्वालिटी है, वो कहते हैं ना कि डिटर्मिनेशन ऐसा होना चाहिए कि ऐसा सोचो कि आई विल ड्रिंक अप दी ओशियंस, एट माई विल द माउंटेन्स विल क्रम्बल।
तो वो होना चाहिए। बाकी उनकी क्वालिटीज़ एक उन्होंने कोड दिया थी, अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ अचीव्ड, तो ये होना चाहिए। तो सर इसमें भी शायद मुझे लगता है उनको थोड़ा पसंद आया होगा ये आंसर मेरा। तो और आपको क्या लगता है कि आपको सबसे, क्योंकि हाईएस्ट मार्क आपको इंटरव्यू में मिले हैं, कौन सा जवाब ऐसा था जिसको आपने बाद में जब रेट्रोस्पेक्ट में देखा तो आपको ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ मेरा ये आंसर बहुत अच्छा था? तो सर एक तो जैसे मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको, और एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि ऐसा कहते हैं कि इंडिया टॉलरेंट है, इंटॉलरेंट है, काफ़ी ऐसी डिबेट चल रही है, तो इसमें आपका क्या ख्याल है? तो मैंने एकदम से उस क्विक विटेड हम कहें या क्या कहें, तो मैंने उनको बोला कि सर अगर कोई इंसान इंडिया में ही बैठ के इंडिया को ही इंटॉलरेंट कह रहा है तो इससे बड़ा टॉलरेंस का सबूत तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब मैंने ये बोला तो उन सभी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। तो मुझे लगता है शायद इस जवाब ने भी उनको थोड़ा प्रभावित करा होगा, क्योंकि एक क्विक उस टाइम काफ़ी प्रेशर रहता है तो इंसान इतना जल्दी सोच नहीं पाता। ये वाला सवाल इसी जवाब पे थम गया था? जी या और उन्होंने नहीं, और इसी पे थम गया था। बाकी फिर इंटरनेशनल रिलेशन से, क्योंकि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी में भी इंटरेस्ट रखता हूँ, तो आसपास की नेबरिंग रिलेशन से भी काफ़ी उन्होंने पूछा था, स्पेशली पाकिस्तान। जी, इंडो नेपाल तो नहीं पूछा, जैसे इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, तो इंडिया पाकिस्तान भी मैंने काफ़ी इन डेप्थ में पढ़ा है, तो उस सवालों में मैंने काफ़ी इन डेप्थ में जाके उनको आंसर बताया था, तो उससे भी वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। उन्होंने मुझे कहा भी था कि आपने काफ़ी अच्छा बताया। और आपने ये इस इंटरव्यू से पहले कुछ मॉक इंटरव्यूज़ फेस किए थे? जी, मैंने काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़, शायद करीब 20 कुछ मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। और बाकी मेरे जो दोस्त हैं यहाँ पे मेरे साथ में जिनसे आपको मिला था, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान, और हमने रिकॉर्ड भी करे अपने ही कैमरे पे वो मॉक इंटरव्यूज़। ओके। कितनी मदद करता है मॉक इंटरव्यू आपको एक्चुअल किसी एस्पिरेंट को एक्चुअल पैनल को फेस करने में? तो सर मॉक इंटरव्यू की हम बात करें तो मॉक इंटरव्यू अगर आपके, क्योंकि मुझे लगता है जो असली प्रिपरेशन होती है वो अकेले बैठ के होती है, आपके सामने आपका डैफ है, करंट अफेयर्स है, तो आप खुद ही ब्रेनस्टॉर्म करेंगे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं और उसके आंसर्स आप क्या क्या दे सकते हैं। तो मॉक इंटरव्यू बस ये हेल्प करता है कि आपको स्पीकिंग की जो प्रैक्टिस होती है वो हो जाती है, और दूसरा अगर कोई गलती से आपको कुछ छूट गया है, कहीं प्रिपरेशन करना छूट गया है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक रहा है, तो आपको पता लग जाता है कि आपके ये हो रहा है, और कोई आप बड़ी भूल कर रहे हैं, जैसे आपका कुछ अलग या बहुत बड़ी मिस्टेक करें, तो आपको उसका पता लग जाता है। थोड़ा बहुत बॉडी लैंग्वेज, आर्टिकुलेट कैसे करना है अपने जवाब को, इस बारे में भी थोड़ा सा मदद मिलती होगी। बल्कि सर मैं बताऊं, मुझे लगता है क्योंकि वहाँ पे पैनल में जितने भी बैठते हैं तो वो काफ़ी लर्नेड होते हैं, काफ़ी सीनियर होते हैं, तो मुझे लगता है जब तक अनटिल एंड अनलेस आप बिल्कुल ऑफेंसिव नहीं है, आप शील हैं, आप शालीन हैं, तो तब तक आपकी अगर थोड़ा आपकी मतलब वेशभूषा में भी थोड़ा डिफेक्ट हो, मुझे लगता है वो इग्नोर भी कर देते होंगे। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों को हम लोग बहुत सुनते हैं दाएं बाएं, और सोशल मीडिया के दौर में तो खूब सुनते हैं कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि खिड़की पे चढ़ के कूद जाओ, या आपकी शर्ट का कितने बटन हैं। इस तरह के सवालों के लिए भी कभी क्या होता है एक्चुअल पैनल में, कभी ऐसे सवाल आते हैं? ऐसे सवाल तो कभी नहीं पूछे जाते, क्योंकि ये ज़्यादा यूट्यूब पर ही चलता है। ऐसे सवाल मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने काफ़ी कैंडिडेट से बात करी, ऐसा सवाल कभी ही पूछा गया मुझे नहीं लगता। सवाल किस तरह से आते हैं, तो सवाल जैसे आसपास जो घटित हो रहा होता है उस पे आते हैं, जैसे करंट अफेयर्स हो रहे हैं उस पे आ गए। बाकी आपका एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वहाँ पे आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आपकी स्टेट्स हैं। तो जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड पे जैसे इकोलॉजी वर्सेस एनवायरनमेंट, या सिलक्यारा टनल का जो हुआ था, या फिर रेनी विलेज जो वॉश आउट हो गया था, जो गौरा देवी जी का विलेज था जहाँ से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, रेनी, तो उस पर आ सकता है तो क्वेश्चन, या केदारनाथ में जो ट्रेजेडी हुई थी उस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो उत्तराखंड से जैसे क्वेश्चन आ गया कोई। बाकी फिर उसमें आपकी पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रही कॉलेज में या स्कूल में, जैसे मैंने आपको पहले बताया मैं काफ़ी सारे में रहा, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। उसके बाद फिर आपकी हॉबीज़ वहाँ पे मेंशन रहती हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। जैसे मैंने स्विमिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, रॉक क्लाइंबिंग ये सब मेंशन करा था, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। तो इस तरह से काफ़ी मतलब अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे कोई मतलब ऊपर नीचे बिना सर पैर के क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। अच्छा जी, तो अब थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताइए। हम लोग सुनते हैं जनरली 10 घंटे प्रिपेयर करना चाहिए, 18 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, 16 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे मेंस, प्री और मेंस से पहले वाला? सर मैं तो कहता हूँ 25 घंटे पढ़ो 24 घंटे में। मतलब एक मजाक में कहता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि 18 घंटे 19 घंटे, मुझे नहीं लगता कि ये ह्यूमनली पॉसिबल है। आपको क्या करना होता है, जब आपका जब आपका एग्ज़ाम थोड़ा दूर होता है तो आप 6-7 घंटे पढ़ें, दैट इज़ सफिशिएंट। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम पास आ गया, 120 दिन बचे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो आप घंटे बढ़ा दें, आप 8 घंटे पढ़ें। 50 दिन बचे हैं, 10 घंटे रोज़ पढ़ें। 10 एक दिन बचे हैं तो 12 घंटे 14 घंटे जितना पढ़ सकते हो उतना आप फिर रोज़ पढ़ें। तो ऐसे धीरे धीरे घंटे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप भी 14-14, 15-15 घंटे पढ़ेंगे तो मुझे लगता नहीं आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा पढ़ पाए। अच्छा, और ये भी कई एस्पिरेंट्स को, जैसे आपने बताया कि 12th आपने जब किया तभी से आपको ये पता था कि मुझे IAS के लिए जाना है, सिविल सर्विसेज के लिए जाना है। दुनिया का सबसे टफ एग्ज़ाम इसे कहा जाता है, क्योंकि सक्सेस रेट जो है वो बहुत बहुत ही कम है।
लगभग 11-12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं हर साल और फाइनली 1000 सेलेक्ट होते हैं। तो जो बच्चे जो 11th-12th में ही जिनको ये लगने लगता है कि उनको इस सर्विस की तरफ जाना है, उनको अपने ग्रेजुएशन डेज में क्या करना चाहिए टुवर्ड्स देयर प्रिपरेशन, या ग्रेजुएशन में कंप्लीट फोकस सिर्फ ग्रेजुएशन पे होना चाहिए और उसके बाद प्रिपरेशन एक्चुअली शुरू होनी चाहिए? क्या आप एस्पिरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे? तो सर मुझे लगता है अगर आपको आपके मन में है यूपीएससी आपको करना है, तो शुरू में आप 11th-12th में आप ग्रेजुएशन में, तो आपको यूपीएससी से अलग हटके जो नॉन फिक्शन बुक्स होती हैं वो पढ़नी चाहिए, फिक्शन बुक्स पढ़नी चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। और साथ ही साथ आपको अखबार पढ़ने चाहिए। आप 2 अखबार पढ़ सके दैट इज़ वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन आप 1 अखबार भी पढ़ें वो भी बहुत अच्छा है। तो वो आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहें। और मुझे लगता है पहला साल तो पूरा कॉलेज को ही देना चाहिए। फिर आपको लगता है आपको कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करना है, तो दूसरे साल में हो सकता है आपको कहीं प्रिपरेशन करना है, आप करें, लेकिन कॉलेज के तर्ज पर मत करें। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्रिपरेशन ही करें और कॉलेज लाइफ को भूल जा रहे हैं, क्योंकि जो कॉलेज लाइफ होती है ना वो लौट के कभी वापस नहीं आती। और आप सोचेंगे ना कि वो टाइम वेस्ट हो गया, वो टाइम वेस्ट नहीं हुआ, वो आपने खुद पे इन्वेस्ट करा, तो वो बाद में मेंस में या इंटरव्यू में आपको हेल्प करता है। जैसे हम ही कुछ बात कर रहे हैं, आपने मुझे कुछ नई चीज़ बताई, हो सकता है वो प्रीलिम्स से मुझसे पूछ लें वो क्वेश्चन। ऐसा मेरे साथ हुआ भी, एक वैगल डांस के बारे में क्वेश्चन था, तो मैं ऐसे यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहा था, तो वहाँ से वो क्वेश्चन आ गया। तो अपनी आँख और कान खुली रखनी चाहिए। तो ऐसे मैं कहता हूँ कि कॉलेज अच्छे से करो। मैं सबको यही सजेशन देता हूँ कि कॉलेज आप अच्छे से करिए, उसके बाद आप 3rd ईयर में आ गए, तब हो सकता है आप और मतलब यूपीएससी की तरफ चले जाएं। जी जी, उसके बाद फिर आपका ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद फिर आप बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में आप प्रिपेयर करें। 1 साल ड्रॉप ले लें, उसके बाद आप फिर अटैम्प्ट दे दें। अच्छा, और ये जो आपके 2 साल थे, मतलब 2021 में आपने कंप्लीट किया और फिर 2 साल आपने एक तरह से पूरी तरह से अपनी प्रिपरेशन को दी। इस दौरान आपका क्या रूटीन था, उस बारे में थोड़ा बताइए। तो सर मैं आपको बताऊं, हर प्रीलिम से पहले, पहला और दूसरे प्रीलिम से पहले मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो जाता था। तो पहले प्रीलिम से पहले देहरादून ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे प्रीलिम से पहले नैनीताल ट्रांसफ़र हो गया। तो मैंने अपनी ज़्यादातर प्रिपरेशन देहरादून और नैनीताल में रह के करी। ज़्यादातर मैंने नैनीताल में रह के करी, बल्कि मैंने तीसरा प्रीलिम्स अल्मोड़ा सेंटर से दिया था। तो नंदा देवी वहाँ पे मंदिर है, उनका भी काफ़ी आशीर्वाद रहा, नैना देवी का भी उनका भी आशीर्वाद रहा जो नैनीताल में, तो कि मेरा एग्ज़ाम हो पाया। तो मेरा रूटीन ये रहता था, कभी मैं जल्दी उठता था तो सुबह थोड़ा गर्म पानी पिया, उसके बाद फिर थोड़ा योगा करा, योगा मुझे करना पसंद है। थोड़ा प्राणायाम करा, क्योंकि मैं देखता हूँ ना काफ़ी मेंटली बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो प्राणायाम काफ़ी उनको हेल्प करता है। आप भी अगर थोड़ा मेंटल आपको थोड़ा प्रॉब्लम लगती है तो आप प्राणायाम करें। आपको क्या कहते हैं, अनुलोम विलोम करना है वो करें, नाड़ी शोधन करना है वो करें, चंद्रवेदी, सूर्यवेदी, भ्रामरी, जो आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाता था। सबसे पहले मैं अखबार पढ़ता था, उसके बाद कोई मुझे डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता था तो मैं वो पढ़ता था। फिर उसके बाद नहाना धोना खाना, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करना। फिर दिन में अगर मुझे ऑनलाइन कुछ पढ़ना है तो मैं वो पढ़ लेता था। शाम को फिर मैं घूमने निकल जाता था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो हम नैनी कंजर्वेशन रिजर्व में बैठे हैं, मैं कई बार यहाँ पे स्पेशली वीकेंड्स में अकेले यहाँ टहलने आता था। आगे वहाँ पे चीना पीक है, तो वहाँ पे बैठा रहता था कई घंटे। तो वो भी मुझे काफ़ी उसने हेल्प करा। तो ये रहता था। फिर शाम को वापस आए, थोड़ा आराम करा, चाय पी, उसके बाद फिर रिवीजन करने लग गए। तो जब तक नींद नहीं आती तब तक रिवीजन कर लो। थकान आपको होती है, आप बीच में उठ के गाने सुन लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, या थोड़ा टहल लीजिए, या कोई डॉक्यूमेंट्री आप देख लीजिए। ओके। और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का फैक्टर बनता जा रहा है ना। हम लोग और हमारी ऑडियंस में से बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे कि फ़ोन का एक नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन देखने के लिए फ़ोन उठाते हैं, लेकिन 1 घंटा उस नोटिफिकेशन के बाद जिस भी आप ऐप में घुसे, चाहे वो इंस्टा हो, फेसबुक हो या कोई और ऐप हो, इस दौरान आप सोशल मीडिया से दूर रहे पूरी तरह से, या थोड़ा बहुत एक्टिव थे, क्या था? जी, व्हाट्सएप में तो मैं था। अच्छा। लेकिन इंस्टाग्राम मैंने अपना डिलीट कर दिया था। इनफैक्ट जैसे आप बता रहे हैं, एक नोटिफिकेशन आया, आपने यूट्यूब में कोई एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए खोला, वो तो खुला, फिर आप शॉर्ट स्क्रॉल करने लग गए। उसके बाद फिर आप इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल करने लगे। वो ऐसा चक्रव्यूह बनता है, फिर बाहर नहीं निकल पाते उससे। तो फिर मैंने वो कम करने के लिए मैंने यूट्यूब अनइंस्टॉल कर लिया। तो फिर मैं लैपटॉप पे ही यूट्यूब चलाता था कि फिर उसमें शॉर्ट्स ना आए। और इसी तरह से इसमें ना एक फिर मानसिक आपको भी मतलब एक संकल्प लेना पड़ता है, एक शक्ति आपको उजागर करनी पड़ती है कि आपको रोके रखे, वो आप वो ना करें। तो फिर मैंने कोशिश करी कि ना करूं। हो जाता था, बल्कि 1-1 घंटा 2-2 घंटा कई बार यूट्यूब शॉर्ट्स में स्क्रॉल कर लेता था। लेकिन सोशल मीडिया बिल्कुल, मतलब फेसबुक मेरे पास था नहीं, इंस्टाग्राम मेरे पास था नहीं, व्हाट्सएप भी क्योंकि कॉलेज से मैं जुड़ा हुआ था और माँ पापा से कोई जैसे डॉक्यूमेंट भेजना है, फ़ोटो भेजना है, तो उस वजह से था, कम ही यूज़ करता था। तो सोशल मीडिया से मैं दूरी था। इनफैक्ट इंस्टाग्राम भी मैंने अभी बनाया जब मेरा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद ही। हाँ जी। टेलीग्राम पे मैं था, टेलीग्राम में क्योंकि टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज़, वीडियोज़, इनफैक्ट टेलीग्राम पे मेरा चैनल भी है, अंशुल भट्ट IAS करके, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं स्ट्रैटेजीज़ डालता रहता हूँ, तो उसमें वीडियोज़ भी आती हैं। तो मैं वो टेलीग्राम में था पूरी प्रिपरेशन के दौरान। और कुछ इसके बारे में और बताइएगा कि जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, ये कहा जाता है कि इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो बहुत
बहुत वास्ट है। तो कितना टाइम लगता है ये एक एस्पिरेंट को ये समझने में कि अब मेरी दोस्ती तो हो गई है सिलेबस से, ये समझने में कितने टाइम में ऐसा लगता है कि मेरी फ्रेंडशिप हो चुकी है मेरे सिलेबस से? तो मुझे लगता है अगर आपको थोड़ी बैकग्राउंड नॉलेज है एग्ज़ाम की, तो आप 1-1.5 साल में आप अच्छा मतलब एक अच्छा खासा पढ़ सकते हो और एक अच्छा अटेम्प्ट दे सकते हैं। हो सकता है आपका निकले ना, लेकिन वो आपका अच्छा अटेम्प्ट होगा, आप मेंस लिख सकेंगे, या हो सकता है आप इंटरव्यू तक पहुँच जाएँ। अगर आपने 1.5-2 साल डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करा है, तो आप आराम से मेंस तो आप लिख ही लेंगे। ओके। तो अंशुल भाई, अब कुछ सवाल उत्तराखंड सेंट्रिक भी करते हैं। हाँ, उत्तराखंड में स्पेशली जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी स्थिति बड़ी ख़राब रही है। एक तो टाइम पे वो एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं, अगर टाइम पे कभी हो भी जाए तो कभी रिट में अटक जाता है, कभी कोई लीगल स्क्रूटनी के लिए अटक जाता है, और उससे ज़्यादा कई बार पेपर लीक में और ये सब हम देखते हैं। हमारा इतना छोटा सा राज्य है, लेकिन फिर भी अभी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट थी कि उसमें जो सबसे ज़्यादा पेपर लीक के मामले हुए हैं उसमें हम 4th नंबर पे हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं आप? और जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जो उत्तराखंड के बच्चे उत्तराखंड के लिए ही आईएएस मतलब यूपीएससी के लिए नहीं, अगर स्टेट सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इससे कैसे डील करें? जी बिल्कुल, मतलब थोड़ा दुखद तो है ये, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, फिर आप देखे आ रहे हैं, पता लगे कि वो लीक हो गया या उसकी काफ़ी अगर वो एक्सटेंड हो गया, तो बुरा लगता है, दिल भी टूटता कई होगा और परेशान भी हो जाते हैं लोग, क्योंकि कहीं ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, कईयों की एज निकलती जा रही है, तो काफ़ी परेशानी भी होती है। तो मुझे लगता है इसके लिए एक सख्त कानून की ज़रूरत है, वो शायद है भी, उसको फिर अच्छे से आप इम्प्लीमेंटेशन कर पाएँ। और मुझे लगता है लोगों को भी ये समझना पड़ेगा, मतलब एक होता है ना कि अंदर से वो आना चाहिए कि हमें नहीं करना ये सब। हम देखते हैं क्योंकि कुछ लोग करते हैं, इसमें रहते हैं, इंडल्ज रहते हैं, तो वो ये उनको चिन्हित करा जाए, फिर उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की जाए। और स्टूडेंट्स को आप देखिए, कानून तो सरकार ले आई है, सरकार ने बोला है कि हम सबसे देश का सबसे मजबूत नकल विरोधी कानून लाए हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट होने तक हम सब जानते हैं कि मतलब ऑन पेपर्स जो है कानून एक डिफरेंट रोल प्ले करते हैं और एग्जीक्यूशन के लेवल पर बहुत अलग हो जाते हैं। और हर एक बच्चे को अपना टेम्परामेंट और अपनी स्टैंडिंग का भी अंदाज़ा होता है। जैसे आपने 12th में कुमाऊं टॉप किया, आप उसके बाद सेंट स्टीफेंस चले गए, विच इज़ वन ऑफ द प्रीमियर कॉलेजेस ऑफ इंडिया, तो आपको ये पता था कि आप ऑलरेडी कंपटीशन के किस फील्ड पे हैं और आप आईएएस के लिए compete कर रहे हैं, तो आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता थी। लेकिन बहुत बच्चे होते हैं जो जिनको बहुत अच्छा स्कूलिंग नहीं मिलती है, बहुत अच्छी कोचिंग नहीं मिलती है, गाइडेंस नहीं मिलती है, तो वो लोग सिर्फ उनको पता होता है कि हम लोग छोटे जो एग्ज़ाम्स हैं स्टेट के भी और छोटे छोटे जो एग्ज़ाम्स हैं उन्हीं के लिए compete करेंगे। और उनके लिए ये प्रॉब्लम, क्योंकि यूपीएससी कम से कम इतना तय है कि फ़िक्स टाइम पे आएगा, इतनी सीट्स होंगी, ये सिलेबस होगा, और मतलब स्टेट के पार्ट पे कम से कम कुछ नहीं होने वाला है, बच्चे के ही पार्ट पे होगा। लेकिन यहाँ पे स्टेट के पार्ट में बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, कभी टाइमली नहीं आ रहा है, कभी कुछ और हो रहा है। तो वो बच्चे कैसे अपनी पेस बनाए रखें या अपना मोटिवेशन बनाए रखें, उसके बारे में भी कुछ बताइएगा। तो आपने जैसे कहा कि कई लोगों के पास संसाधन की कमी होती है, लेकिन संकल्प उनमें कूट कूट के भरा होता है, तो वो उसी संकल्प का यूज़ करके एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लिखते भी हैं। कई बार एग्ज़ाम मतलब डिले हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, उनको बुरा भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है, हम कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो जज्बा है, आप कुछ करने का सपना देखते हैं कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभूत तुझको अभी कुछ और भी दूँ, तो आपके अंदर जब वो देश सेवा का जज्बा है, आपके अंदर सोशल सर्विस का जज्बा है, तो चाहे आप एग्ज़ाम ना भी निकाल पाएँ या आपके एग्ज़ाम की डेट अभी अटकी हुई है, तो आप किसी और माध्यम से वो काम करते रहेंगे। आप लॉ करेंगे तो आप अच्छे लॉयर बनेंगे, आप टीचिंग में जाएंगे तो आप अच्छे टीचर बनेंगे, आप कॉर्पोरेट में जाएंगे तो आप हो सकता है वहाँ से देश की सेवा कर पाएँ। तो आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा है, जब तक आपका ध्येय सही है, जब तक आपका गोल सही है, वो प्योर है, तब तक आपको कोई नहीं रोक सकता, आप किसी भी फील्ड में जाएँ। और जैसे मैंने अभी कहा कि वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू इंडिया, तो जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, नए नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, तो मुझे लगता है प्लान भी होना कुछ गलत नहीं है। और हो सकता है अगर आपके एग्ज़ाम में अभी टाइम है तो आप साइड बाय साइड कुछ और भी करें, प्लान बी को आप देखते रहें। और यही कहना है मेरा कि आप जो आपका गोल है ना, आप वो प्योर रखें हमेशा। तो आप ये ना सोचें कि मुझे इस वजह से सर्विस में आना है। आपका जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि मुझे एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाना है, कि जो बच्चे अभी तक जिनके पास किताबें नहीं पहुंचती या जो अच्छे से पढ़ नहीं पाते, मैं उनकी किस्मत बदल सकूं। या हेल्थ में ऐसा रेवोल्यूशन लाना है कि जिनके पास हेल्थ की अभी सुविधाएं इतनी नहीं है वो अच्छे से हो जाए। या मैं कोई इनोवेशन लाना चाहता हूँ, या मैं इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आपके गोल्स ये होने चाहिए। विवेकानंद जी कहते हैं ना कि एक गोल को ले लो, उसको आत्मसात कर लो, मन बुद्धि चित्त में उसको लगा लो, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तो लेकिन ये जो गोल है ना, ये यूपीएससी नहीं होना चाहिए, ये गोल जो मैंने आपको पहले बताया वो होने चाहिए, क्योंकि तभी आपकी लाइफ जो है ना वो सार्थक हो पाएगी। अच्छा, प्लान बी का आपने जिक्र किया, आपके पास भी कोई प्लान बी था अगर यूपीएससी नहीं होता?
हाँ, प्लान भी किसके हाँ, बिल्कुल था। मैंने जैसे अपने मेंस के बाद जो मेरा ये वाला मैंने जो मेंस लिखा था उसके बाद मैं लॉ फैकल्टी यहाँ पे कैंपस लॉ सेंटर, तो मैंने उसमें इनरोलमेंट ले लिया था। तो फर्स्ट सेमेस्टर मैं वहाँ पे लॉ पढ़ चुका था। इनफैक्ट अगर ये नहीं भी होता तो लॉ में मैं चले जाता, मैं एक लॉयर बन के देश की सेवा करने का सोचता। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि जी हाँ जी, लॉयर भी एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है PILs के थ्रू या फिर किसी की मदद करके। हाँ जी। और कब से आपकी ट्रेनिंग लगभग कब से आने वाली है? तो सर अभी तो ऐसा कोई इंटीमेशन आया नहीं है, लेकिन शायद पिछले साल 31 जुलाई अगस्त के टाइम शुरू हो गई थी, तो शायद अगस्त में या जुलाई में, क्योंकि इस साल रिजल्ट पहले आ गया तो शायद उस समय शुरू हो जाए। अच्छा, और आपने ऑप्ट किस चीज़ के लिए किया था सर्विसेज में? जी सर, तो मेरा पहला प्रेफरेंस IAS था, दूसरा IPS और तीसरा IFS। तो क्योंकि हो सकता है क्योंकि मेरी रैंक अच्छी है तो मुझे IAS तो मिल जाएगा। अगर उत्तराखंड में वैकेंसी रही, मैं उत्तराखंड टॉपर भी हूँ जहाँ तक मुझे ज्ञात है, तो शायद मुझे उत्तराखंड भी कैडर मिल जाए अगर वैकेंसी रही तो आप चाहते हैं उत्तराखंड? जी बिल्कुल, यहाँ केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी के अंडर अगर मुझे सर्व करने का मौका मिले तो मैं अपने आप से किसी को ज़्यादा धन्य नहीं समझूंगा। मुझे लगेगा मैं बहुत धन्य हूँ, मुझे मौका ये मिल रहा है। अच्छा, ये वाला जो फेज़ होता है जब रिजल्ट आ चुका होता है, अब आपको पता होता है कि जिस चीज़ के लिए पिछले इतने साल लगाए थे वो अचीव हो गया है, और वो वाला टाइम अभी आया नहीं है जब आपको रेगुलरली ट्रेनिंग के लिए चले जाना है लबासना। तो ये वाला जो ड्यूरेशन होता है ये शायद सबसे इंजॉयबल पीरियड, हनीमून पीरियड ये हनीमून पीरियड है। तो क्या क्या कर रहे हैं इस पीरियड में? तो सर अभी जो मैंने देखा है, तो एक तो मैं सोच रहा हूँ अगर हो सके तो बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स में करूँ, या तो दार्जिलिंग से या मनाली से या अपने उत्तरकाशी से। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट्री में एक हमने एक हॉबी नहीं ली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि दूर दराज में स्पेशली जो बॉर्डर विलेजेस है अपने, पिथौरागढ़ में आपने देखा होगा कुंती एक विलेज है, एक गबर कूटी, सॉरी हाँ जी, कूटी विलेज है, और काफ़ी सारे वहाँ पे विलेजेस हैं। तो हम लोग वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्री उनके बारे में वही बोल रहे हो और वही उन डॉक्यूमेंट्री में हम बस शूट कर रहे हो, वो शूट करें। और इस तरह से हम लोग उत्तराखंड का टूरिज्म भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग यहाँ नैनीताल में बैठे हैं, नैनी कंजर्वेशन रिजर्व में बैठे हैं, और यहाँ पे भी मतलब मैं आपको बताऊँ यहाँ की बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे टॉप पे एक बार टाइगर भी स्पॉट हुआ था। अच्छा, हाँ, तो मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें पता नहीं होती लोगों को। यहाँ पे जैसे यूरेशियन जे एक बर्ड है, वो काफ़ी फेमस है, और यहाँ पे घुरड़ भी, आप चलेंगे तो आपको घुरड़ भी दिख जाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे नीचे, हाँ जी 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 एक रूफस करके बर्ड होती है, वो भी एक फेजेंट्स यहाँ पे काफ़ी सारी मिलती हैं। जबकि एक घुघुती आपने सुना गाना भी है, तो उसकी आवाज़ भी अगर आप ध्यान से सुनेंगे आपको सुनाई देगी। हमारे बारामासी के लोगों में भी घुघुती। अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है अगर मैं और स्टेट्स तक और लोगों तक ये सब पहुँचा पाऊँ तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। तो हम लोग उसके संदर्भ में भी काम कर रहे हैं। तो मैं अभी फेलिसिटेशंस वगैरह में तो मैं नहीं जा रहा हूँ, जो क्योंकि कोचिंग्स रखते हैं तो मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं इस फील्ड में ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ अभी। अच्छा, ये कोचिंग से मुझे याद आया, मैं मिस कर गया था ये सवाल। ये एक इम्पॉर्टेंट वो होता है लोगों के लिए, क्योंकि कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के लिए। और अपने बारे में भी बताइए कि क्या आपने कोई डेडिकेटेड कोचिंग ज्वाइन की थी या क्या? तो सर अगर मैं इस कैमरे पे इंस्टीट्यूशन का नाम ले लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? नहीं, आप लीजिए। अब हम बस ये क्लियर कर देंगे कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। प्रमोशन नहीं है। तो सर एक इंस्टीट्यूशन मैं बताता हूँ, और वो इंस्टीट्यूशन है, आप भी ध्यान से सुनिएगा, शायद आपके काम भी आ जाए। तो वो इंस्टीट्यूशन है इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ। जी, तो सर मुझे लगता है सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि सर मुझे नहीं लगता कि इस एग्ज़ाम में कोई भी आपका हाथ पकड़ के आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ा देगा। आपको खुद ही मेहनत करनी है। वो जो पाथ है ना, बोलते हैं अग्निपथ, पेड़ हो भले खड़े हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत अग्निपथ। हाँ जी बिल्कुल, तो वही है। तो आपको खुद ही चलना है। हो सकता है आप गाइडेंस ले लें, आप ना एक दिशा आपको कोई दे दे। आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से, जैसे मेरा, तो मैं टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन रिसोर्सेज से लेता रहा जब मैं नैनीताल में था। अगर मुझे लगा मैं किसी विषय में कमज़ोर हूँ तो उसका मॉड्यूल कोर्स ले लिया, तो ये सब ले सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कोई मॉक ले लीजिए, आप कोई कोर्स ले लीजिए, तो 19-20 का ही फ़र्क रहता है सब में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोचिंग के बिना नहीं कर सकते, कोचिंग के साथ ही करना पड़ेगा, या इस कोचिंग के तो हो ही नहीं सकता, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अंशुल भाई, एक चीज़ और इसमें है, जैसे आप यू कम फ्रॉम ए वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड, है ना, प्रिविलेज बैकग्राउंड से। आपके फादर जुडिशरी में हैं, तो आपको बचपन से एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला जहाँ पे फादर का बहुत अच्छा, फादर अपने आप में एक बहुत अच्छी सर्विस में है, गवर्नमेंट सर्विस में है। आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छे स्कूल से हुई, तो इसलिए आपका लेवल ऑफ अवेयरनेस टिल द टाइम यू कंप्लीटेड योर 10th वर्सेस एक वो बच्चा जो शायद पहला फर्स्ट पीढ़ी है जो कॉलेज तक पहुंच रहा है, जो ग्रेजुएशन तक पहुंच रहा है, तो उसके लिए शायद बहुत रोल प्ले करता, ऐसा भी हो सकता है? सर शायद नहीं, मतलब मैं तो कहूँगा एक प्रिविलेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने तो सर खुद देखा है कि मैं इतना प्रिविलेज रहा हूँ।
मेरे पास खाने के लिए अच्छा खाना था, सर के ऊपर मतलब छत थी। कई लोगों के पास तो ये भी नहीं होता, उसके बावजूद भी वो लोग करते हैं। आपने वो मूवी देखी होगी 12th फेल, उसमें आपने देखा कि जो उनके कैरेक्टर हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं, वो कहाँ से उठकर कहाँ तक आए। 12वीं में वो फेल भी हुए, उसके बावजूद भी उन्होंने वो मुकाम हासिल करा। तो मैं यही कहता हूँ कि संसाधनों की कमी तो होती है, लेकिन संकल्प की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर वो सेल्फ बिलीफ होनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं। हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लग जाए, आपको 4 अटेम्प्ट ज़्यादा लग जाए, लेकिन आप ज़रूर करेंगे। और आप वो नहीं कर सके, अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है, आप कहीं और जाएंगे, वहाँ बहुत अच्छा करेंगे। और वो आपने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया कि कोई उंगली पकड़ के आपका एग्जाम पास नहीं करवा सकता। लेकिन जैसे हम उसी पिक्चर में देखते हैं, उसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो जिस बैकग्राउंड से आते थे, उनको कुछ नहीं पता था कि सिविल सर्विसेज होती क्या है, कैसे इसकी तैयारी होती है। तो जब उनके लाइफ में जब एक कोचिंग सेंटर आया तो बहुत सारी चीज़ें खुली, बहुत एक्सपोजर मिला। वो एक्सपोजर शायद उन लोगों के लिए ज़्यादा रोल प्ले करता होगा, मतलब जो उतना सर कोचिंग मैं नहीं कहूँगा, उनको मेंटोर मिला, अच्छा मेंटोर की, मतलब एक भैया होते हैं ना कि उनकी बात आप मानते हैं या आपको गाइड वो करते हैं। जैसे कि हम किसी ट्रैक पे जा रहे हैं, यहाँ पे भी हम ट्रैक है, यहाँ पे 3 रास्ते, एक पंगोट को जाता है, एक जंगल ट्रेल जाता है, फिर वहाँ से एक टांकी बैंड जाता है, एक वहाँ से फिर ऊपर चढ़ता है चीना पीक। तो जब तक हमारे साथ कोई गाइड नहीं है या कोई साइन पोस्ट नहीं है, तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि हम कहाँ जाएंगे। हो सकता है हम खो जाएं। आप अकेले चलेंगे, आप पहुँच जाएंगे, लेकिन हो सकता है आपको 1 दिन 2 दिन ज़्यादा लग जाए। लेकिन अगर आपके साथ कहीं कोई गाइड हो, कोई मेंटोर हो, तो आपको फिर वो हो जाएगा कि आपको वहाँ पहुँचना आसान हो जाएगा। तो ये गाइड और मेंटोर काफ़ी रोल प्ले करता है। ये कोई टॉपर भी हो सकता है, ये कोई आपका कोई सेलेक्टेड आपका कोई रिश्तेदार वो भी हो सकता है, या कोई कोचिंग का कोई टीचर भी हो सकता है। ओके। अच्छा अंशुल भाई, ये भी बताइए कि अब आप सबसे ज़्यादा वेट किस चीज़ का कर रहे हैं? व्हाट वुड बी द डे जो आपको लगे जिस दिन लबासना में एंटर करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट, या जिस दिन पहली पोस्टिंग मिलेगी वो ज़्यादा, किस चीज़ का ज़्यादा इंतज़ार है? तो सर कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों का सपना होता है लबासना में जाना, लेकिन मुझे लगता है कि लबासना में जाना दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, वो पहला कदम है। तो जब मैं लबासना से ट्रेनिंग करके बाहर आऊँगा, जब मुझे पहली फील्ड पोस्टिंग मिलेगी, तो मैं वहाँ इम्पैक्ट अगर क्रिएट कर पाया, तो मैं उस चीज़ का काफ़ी इंतज़ार कर रहा हूँ। और सिर्फ इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, खुद को ट्रेन भी कर रहा हूँ कि जब मैं वहाँ पे हूँ तो मैं अपना फुल दे सकूँ, फुली पोटेंशियल, मतलब मानसिक, ये फिजिकली भी, मेंटली भी। और फिजिकल भी मुझे देना है, तो मुझे फिजिकली फिट भी होना होगा। तो शायद इस 1-2 महीने में मैं और थोड़ी फिजिकल कसरत भी करूँगा। और आपके लिए भी ये संदेश है कि एग्ज़ाम के लिए आप फिजिकली कसरत मत छोड़िए, वो भी काफ़ी आपके ब्रेन को और दिमाग को प्रोडक्टिव बनाती है। कितना लंबा टाइम होता है एक IAS का लबासना में? तो सर फाउंडेशन कोर्स तो 3 महीने का होता है। 3 महीने। हाँ जी, उसके बाद फिर आगे प्रोबेशन पे जाते हैं और फिर काफ़ी ट्रेनिंग होती है, तो थोड़ा शायद 1 साल कुछ खिंच जाता है। अच्छा, और ड्यूरिंग प्रोबेशन आपको जो पहला, अगर आपको IAS मिल गया है तो ड्यूरिंग प्रोबेशन आपकी जो पहली पोस्टिंग होती है यूजुअली वो SDM की होती है? नहीं, कम की होती है उससे। और नीचे की होती है क्या जनरली? क्या अभी ऐसे मुझे इतना कुछ इसका आइडिया है नहीं मुझे। अच्छा। मतलब मेरे सीनियर्स हैं, उन्होंने मुझे थोड़ा बताया, इसका आइडिया दिया था, लेकिन ऐसा कुछ मुझे अभी पक्का नहीं पता, तो मैं बताऊंगा नहीं अभी। अच्छा, और लगभग कितने टाइम में आपको प्रॉपर कोई 4-5 साल में मतलब अच्छी पोस्ट मिल जानी। ओके। और कुछ और जो आपके दिमाग में हो, जो आपको लगता है कि आपकी लर्निंग से एस्पिरेंट्स को मिलना चाहिए, उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? तो सर एक ही मैसेज तो मैंने आपको बताया था कि आप कुछ बनने का सपना ना देखें, आप कुछ करने का सपना देखें। और जब भी आप गिरें, आप मतलब होता है ना कि आप कई बार फेलियर्स आते हैं, कई बार कुछ आता है, तो आप गिर जाते हैं। तो जब आप गिरें तो आप पीठ के बल गिरें और आप ऊपर देखें, क्योंकि आप ऊपर देखेंगे तो आपको तारे दिखेंगे, आसमान दिखेगा। तो आप याद कर सकेंगे कि ये आपने जर्नी है जो आपकी UPSC की या किसी भी कोई जर्नी है, आपने वो क्यों शुरू करी थी। तो जब तक आपका ध्येय सही था, आप वो शुरू देखेंगे ना कि हमने क्यों शुरू करा था, हमने क्या सोचा था, तो फिर एक मोटिवेशन आती है उठने की। तो आप जितनी भी बार गिरें उससे एक बार ज़्यादा आप उठें और आप चलते रहें, आप कभी रुके ना। वो कहते हैं ना कि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है कि वो कभी बैठता है, चाँद से बात करता है, चाँद कहता है कि तू क्या इंसान है, कि तेरे तो मतलब थॉट्स भी बुलबुले की तरह हैं, तो मर जाएगा। लेकिन वो कहता है कि मैं केवल वह नहीं जो सपनों पर सही करते, आग में तपकर उसे लोहा बनाती हूँ, फिर ये नींव भरती हूँ नई घर की, फिर वहाँ से एक दीवार फौलादी उठाती हूँ। वो कहते हैं ना कि आसमान की ही ओर चलते आ रही हैं, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, आकाश की ओर चलते आ रहे हैं वो, आकाश की ही ओर चलते आ रहे हैं वो। तो मतलब आप कभी रुको मत, आपके सामने डिफ़िकल्टीज़ आए, कुछ आए, आप चलते रहो, क्योंकि हम कहते हैं ना हम चलते हैं पहाड़ में, तो हम पीछे नहीं देखते पहाड़ चढ़ते हुए, हम ऊपर ही देखते हैं, चाहे बगल में कितनी लंबी खाई हो, कितनी गहरी खाई हो, तो आप ऊपर ही देखते रहें, आप चलते रहें, आप रुके ना। नहीं, हम इस इंटरव्यू को रैप करें उससे पहले कुछ अपनी हॉबीज़ के बारे में भी बताइएगा। कौन सी किताबें आजकल, अगर पढ़ने का बहुत शौक़ है तो आजकल क्या पढ़ रहे हैं, और म्यूज़िक का अगर शौक़ है तो क्या सुन रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ का शौक़ है तो क्या देख रहे हैं?
तो जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री अगर आपको देखनी है यूपीएससी से रिलेटेड, मैं बताता हूँ, एक आर प्लैनेट करके नेटफ्लिक्स पे है, वो यूट्यूब पे भी फ्रीली अवेलेबल है और उससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप वो डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। म्यूज़िक मैं काफ़ी सुनता हूँ, तो अभी मैं हैवी मेटल काफ़ी सुनता हूँ, हैवी मेटल म्यूज़िक, मेटालिका और वो सब चीज़ें, ब्लैक सैबथ। और बाकी हॉबीज़ का मैं बताऊँ तो मैं जैसे एनआईएम उत्तरकाशी भी गया था, यहाँ पे भी एडवेंचर टूरिज्म का काफ़ी स्कोप है। तो मैं रॉक क्लाइंबिंग, मैंने एक नई हॉबी ली है, एक डॉक्यूमेंट्री मेकिंग। इनफैक्ट हम सोच रहे हैं कि पिथौरागढ़ और एक वहाँ पे हरुल भटोरी एक वहाँ पे जगह है पांगी वैली में, सांच पास से जाते हैं वहाँ पे, चंबा से किल्लड़ सांच पास, फिर पांगी वैली ऊपर, तो हम लोग वहाँ जाएँ, वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्री शूट करें। तो एक ये भी हमारा विजन है, दूर दराज के विलेजेस में जो लोग रहते हैं उनकी विलेज लाइफ को भी हम आगे लेके आएँ। एक ये हो गया। बाकी स्विमिंग मुझे काफ़ी पसंद है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मुझे काफ़ी शौक है और मैं सोच रहा हूँ अभी मैं नई लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश करूँ, तो भोटी या तिब्बतन अगर मुझे सीखने का मौका मिले तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि मैं वो सीख सकूँ। और जर्मन भी मैंने थोड़ी बहुत सीखने की कोशिश करी थी, तो वो छूट गया है, तो मैं शायद हो सकता है उसे कंटिन्यू करूँ। और कविताओं का मुझे काफ़ी शौक है, मैंने काफ़ी कविता शायद आपको सुनाई भी, तो काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए, थोड़ा भूल भी गया हूँ, तो मैं वापस फिर कविताओं की तरफ जाऊँ, उन्हें पढ़ूँ। और कहते हैं ना कि काफ़ी सारी कविताएं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ऐसी कविताओं को फिर मैं फिर से रिविजिट करूँ, फिर से उनसे मोटिवेट हूँ, फिर से इंस्पायर हूँ, और आगे की जनरेशन जो मेरे दोस्त हैं या कोई भी मुझसे गाइडेंस ले रहे हैं, तो उनको भी बताते रहूँ कि वो भी कभी थोड़ा लो महसूस करें, तो वो भी कविताएं पढ़े और उनको भी मतलब फिर जोश आ जाए वापस से। तो काफ़ी सारी चीज़ें इट इज़ ऑन द कार्ड्स, मैं बोलता रहूँगा, ख़त्म नहीं होंगी वो। अच्छा, उत्तराखंड, लास्ट क्वेश्चन, अगर उत्तराखंड, लेकिन इसका आंसर आप वैसे मत दीजिएगा जैसे यूपीएससी पैनल को आपने दिया, और अपने दिल की, मन की बताने की कोशिश कीजिएगा कि उत्तराखंड ही अगर आपको मिलता है आपका कैडर, तो पहली पोस्टिंग आप क्या चाहते हैं कि किस क्षेत्र में हो और क्यों चाहते हैं कि उस क्षेत्र में हो? तो सर वैसे मैं चाहता हूँ कि सब लोग चाहते हैं ना कि नीचे हो, इधर हो, उधर हो, मैं चाहता हूँ कि कोई दुर्गम क्षेत्र, बहुत दुर्गम क्षेत्र, और कोई बहुत पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे मतलब बहुत दुर्गम परिस्थितियाँ हैं, मुझे वहाँ जाने का मौका मिले, ऐसी जगह कि वहाँ पे रोड तक ना पहुँचती हो, और फिर मैं वहाँ पैदल जाऊँ, मैं वहाँ के लोगों की समस्याओं को समझूँ, चाहे पिथौरागढ़ हो या चमोली में अगर मुझे सर्व करने का मौका मिले, तो ऐसी पहाड़ी जगहों पे मेरी पहली पोस्टिंग हो, क्योंकि उस टाइम हम यंग रहते हैं, हम डायनेमिक रहते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि थोड़े बड़े हो जाते हैं हम तो थोड़ा डल हो ही जाता है इंसान। तो अभी अगर मैं यंग हूँ तो हो सकता है मैं उनकी प्रॉब्लम्स और अच्छे से सॉल्व कर सकूँ, उनकी प्रॉब्लम्स और अच्छे से समझ सकूँ, और जब मैं उधर रहूँगा तो मुझे प्रॉब्लम्स ही पता लगेगी, तो मैं बाद में जब बड़ी पोजीशन पे जाऊँगा तो मुझे एक अच्छा खासा एक मुझे रहेगा कि प्रॉब्लम्स क्या है, तो मैं उसके सॉल्यूशंस भी अच्छे से ढूंढ सकूँगा। तो मैं चाहता हूँ कोई भी दुर्गम क्षेत्र मुझे मिल जाए। ओके, अच्छा, आपकी बातों से ही मुझे एक दो चीज़ें और याद आई। हम लोग देखते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जैसे ही उनका क्लियर होता है, स्पेशली बिहार और वेस्ट नीचे के जो हमारे क्षेत्र हैं, हालांकि आपकी एज उस हिसाब से बहुत कम है, लेकिन यूपीएससी का रिजल्ट आते ही रिश्तों की भरमार लग जाती है। तो ऐसा कुछ तो अभी नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट मेरी तो कोई मतलब गर्लफ्रेंड भी नहीं रही कॉलेज समय से भी, तो मैं तो कहता हूँ जन्मजात सिंगल ही हूँ मैं। अब नहीं रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और बल्कि आप कह रहे थे ना कि हॉबीज़, तो एक हॉबी में बताना भूल गया। इनफैक्ट मैं और मेरे दोस्त उत्तराखंड की, आपने वैसे बहुत सटल तरीके से मैसेज दे दिया पूरी ऑडियंस को कि मैं सिंगल हूँ। तो मैं कॉन्टैक्ट डाल दूँगा नीचे, ईमेल आप कर सकते हैं फिर मुझे कॉन्टैक्ट। मजाक में। हाँ जी। तो एक हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में हमने देखा लोक कथाओं पे ना, उत्तराखंड की लोक कथाओं पे बुक्स नहीं है। जैसे अभी राजूला मालूशाही पे गाना भी आया था काफ़ी फेमस, जीतो बगड़वाल की एक क्या कहते हैं काफ़ी फेमस गढ़वाल में जो लोक कथा चलती है, तो मैंने देखा हिंदी में तो वो अवेलेबल है, लेकिन इंग्लिश में वो अवेलेबल नहीं है, कम है। जैसे हाँ जी, हाँ, थोड़े कम है, और वो इतनी फेमस नहीं है, और अमेजोन पे अवेलेबल कम है। तो हम सोच रहे हैं अगर हम सिंपल लैंग्वेज में वो लिख पाएँ और लोगों तक पहुँचा पाएँ तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि होता है स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप जो बता सकते हैं ना, और क्योंकि हम देख रहे हैं कम भी होता जा रहा है ट्रेडिशन, तो हम वो वापस कर सके तो बहुत अच्छा होगा। जी, थैंक यू सो मच। नहीं, आपने सर हमको टाइम दिया, मैं धन्य हूँ। आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सारी बधाई आपको। और हम उम्मीद करते हैं कि जितना आपके सिलेक्शन से, आपकी इतनी मेरिटोरियस रैंक से हम सब गौरवान्वित हुए हैं, उतना ही आपके काम से भी हों। कुछ साल बाद हम फिर से आपको इंटरव्यू करें और हम इसी गर्व के साथ में इंटरव्यू करें कि आपने कोई बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए हों। और ये हमारी तरफ से, हमारे पूरे ऑडियंस की तरफ से हम आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अंशुल भट्ट। अगले एपिसोड में फिर से एक और पर्सनालिटी के साथ में मुलाकात होगी, उनसे बात होगी, उनके जीवन से जुड़ी कुछ मीठी कुछ तीखी, अंशुल के जीवन से जुड़ी ये तमाम बातें हुई। और अंशुल ने ये मैसेज भी दिया साथ साथ कि वो सिंगल हैं। आप में से जो लोग कनेक्ट करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स के थ्रू उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें, देखते रहें बारामासा। थैंक यू सो मच वंस अगेन अंशुल, थैंक यू।